उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों सरकार आने पर नई नई पेंशन की बात कर रहे हैं, जिसमें शगुन, चर्मकार, मुंडन जैसी अलग अलग पेंशन शामिल है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत की बातों और वादों से साफ है कि उनके घर बैठने का वक्त आ चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत चुनाव के बाद फुर्सत में हैं, लेकिन 10 मार्च से पहले जो वक्त हरीश रावत को मिला है उसमें हरदा अपना प्लान जनता के सामने रख रहे हैं। और खास बात ये है कि उनका ये प्लान पेंशन से जुड़ा है। हरीश रावत का कहना है कि वो संस्कृति से जुड़े लोगों का सम्मान करना चाहते हैं। अब तक हरदा ने 4 तरह की सम्मान पेंशन का जिक्र किया है। मंगल गीत गाने वाली महिलाओं को शगुन पेंशन, मुंडन संस्कार कराने वालों को भी सम्मान पेंशन, विवाह के मौके पर धूली अर्थ सम्मान पेंशन, चर्मकारों को रामश्याम चर्मकार सम्मान पेंशन। धूलियर के जो कथावाचक हैं उसे उनके लिए कहा है और उनके लिए कहा है, हुड़किया बॉल के लिए कहा है, बहुत सारे और आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को हमने सम्मिलित किया है। वो हमारी सांस्कृतिक उत्तराखंड के हिस्सा है, जो सांस्कृतिक उत्तराखंड है उसका हिस्सा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत के घर बैठने का वक्त आ चुका है, पहले वो लाल कुआं का बैरियर तो पार कर लें। कहाँ मुख्यमंत्री सोच रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं घर बैठने की, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और सबसे पहली बात है पहले लाल कुआं की जो एक बहुत बड़ी बैरियर है उसको तो क्रॉस करें। कांग्रेस ने 2022 का चुनाव उत्तराखंडी स्वाभिमान के नारे पर लड़ा और अलग अलग पेंशन के जरिए हरीश रावत उसी स्वाभिमान का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन सरकार आने से पहले का पेंशन प्लान फिलहाल किसी के गले नहीं उतर रहा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। नतीजों से पहले कई दलों के दफ्तरों में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। यूकेडी, सपा, बसपा और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में इन दिनों नेता नदारद नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता भी गायब चल रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय दलों के दफ्तरों में सन्नाटे पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा कि जनता सिर्फ राष्ट्रीय दलों पर ही भरोसा करती है, इसलिए क्षेत्रीय दल अब खुद ही अपने दफ्तरों में ताला लगाने वाले हैं। यहाँ क्षेत्रीय दलों को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला है और वो धीरे धीरे पीछे को चलती चली गई। उन्हें क्योंकि अपनी असलियत चुनाव की सामने दिखाई दे गई है, इसलिए उन्हें अपने कार्यालयों में ताला लगाने के अलावा और कोई चारा बचा भी नहीं है। विधायक बनने से पहले ही कांग्रेस के कुछ नेता खुद को विधायक मान बैठे हैं और यही नहीं, खोलकर सीएम पद को लेकर अपने पसंदीदा नाम भी बताने लगे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव खत्म हो चुके हैं और नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन कांग्रेस के कई प्रत्याशी अभी से पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं और कई कांग्रेस प्रत्याशी और नेता तो अभी से हरीश रावत को सीएम बनाने के लिए इतने बेसब्र हैं कि अपनी जीत का इंतजार भी नहीं कर रहे और अपनी राय खुलकर जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो स्पष्ट है और जिनको चुनाव की कमान सौंपी थी, अब मैं समझता हूँ उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हमारे वरिष्ठ लीडर जो हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड की शान है माननीय हरीश रावत जी, हम चाहेंगे कि हरीश रावत जी ही हमारे सीएम रहे। वही समर्थकों से घिरे हरदा बीच से गदगद हैं और लगे हाथ इशारों में खुद को सीएम का नंबर फेस करार दे दिया। राज्य के वो 40% लोग जिन्होंने 2-3 सर्वेक्षणों में मुझको जो है चीफ मिनिस्टर का सबसे अच्छा चेहरा बताया, तो उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। नतीजों से पहले कांग्रेस की सियासत उबाल ले रही है और सत्ता अपने पसंदीदा नेता के हाथ हो, इसके लिए कांग्रेस के अलग अलग खेमे वाले नेता अभी से जोर आजमाइश करने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने न्यूज़ 18 के एडिटर से खास बातचीत में सीएम पद को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि जब पंजाब में चन्नी को कांग्रेस का सीएम फेस बनाया गया तो बीजेपी और आरएसएस ने इसको लेकर प्रचार किया और इस पर अब तो हरीश रावत नहीं है तो कौन कांग्रेस की योजनाओं को लागू करेगा। तो बीजेपी के कैंपेन की कार्ड के लिए मैंने ये बात कही, या तो मैं घर बैठूंगा या फिर सीएम बनूंगा। जब श्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस के फेस डिक्लेयर हुए तो आरएसएस और बीजेपी मेरी बड़ी भारी हिमायती बन गई और उन्होंने
बहुत सुविचारित तरीके से, सुसंगठित तरीके से ये कानाफूसी कैंपेन चलाया कि देखो अब तो हरीश रावत है नहीं, तुम्हारा कौन करेगा गैरसैंण का मामला, कौन ये जिलों का मामला करेगा, कौन तुम्हारे गैस सिलेंडर वाला काम करेगा, कौन तुम्हारे भू कानून वाला काम करेगा, कौन ये लड़कों की नौकरी वाला काम करेगा। उन्हें ये जताने की कोशिश की एज इफ ये सब हरीश रावत के ब्रेन चाइल्ड हैं और हरीश रावत ही इन सब चीजों को कर सकता है। और हरीश रावत हट गया है तो तुम एफरेश सोचो कि तुम्हारा कोई स्टेक बाकी नहीं है। तो इस कैंपेन की काट के लिए मैंने एक वेबसाइट, वेब पोर्टल वाला मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा था आरएसएस के लोग हमको ये फीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम ही बताओ मुझको, मैं क्या करूंगा? मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा, कांग्रेस बहुमत में आती है, तो या जो है मैं घर बैठूंगा। दो ही काम मेरे पास, दो ही विकल्प मेरे पास रहे हैं। तो जो मैंने जोर दे करके कहा कि मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या घर बैठूंगा, तो इसका अर्थ था कि मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, नहीं मैं सीन में हूं। तो एडिटर अनुपम द्विवेदी के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत का ये पूरा इंटरव्यू जल्द ही हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखाएंगे। और चलिए बात करेंगे राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें पुलिस ने मौके से ही दंपत्ति की हत्या आरोपी हरिद्वारी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में पूछताछ के बाद आरोपी ने महिला के साथ अवैध संबंध की बात को स्वीकार किया है। आरोपी का महिला के घर पर काफी समय से आना जाना था। शुक्रवार रात जब आरोपी महिला के घर पहुंचा तो महिला के पति और आरोपी के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने रसोई में रखे तवे से महिला और उसके पति पर हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। रामनगर में कुछ लोगों के साथ 17 लाख की ऑनलाइन ठगी हुई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बताया यह जा रहा है कि BTT ऐप के माध्यम से ये ऑनलाइन ठगी हुई है, जिसमें लोगों को पैसे लगाने पर ज्यादा पैसे देने का लालच दिया गया। इसमें कुछ लोगों ने अपने पैसे लगाए, जिसमें उन्हें रकम बढ़कर भी दे दी गई, लेकिन बाद में जब ये रकम करीब 17 लाख तक पहुंच गई तो उन्होंने अपना ऐप बंद कर दिया। अब पीड़ितों ने पुलिस से अपने पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है। कुछ लोगों ने एक ऐप के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों के पैसे लगाए गए थे। शुरू में उनके द्वारा उनको पैसे लौटाए गए। उसके बाद जब उन्होंने ज़्यादा धनराशि के पैसे उसमें लगाए तो उसके बाद वो ऐप बंद कर दिया और संबंधित लोग ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही बात कर रहे हैं, जिसके संबंध में हमारे यहाँ एक 420 में एक अपराध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना जारी है। ऋषिकेश में राजाजी पार्क से सटे ग्राम पंचायत साहब नगर में सोंग नदी में एक हाथी का शव मिला है। ग्रामीणों ने नदी में हाथी को पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद राजाजी पार्क कर्मियों को सूचित किया गया, जिसके बाद पार्क प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आशंका जताई जा रही है कि दूसरे हाथी के साथ संघर्ष में उसकी मौत हुई है। बीते 3 दिनों में राजाजी नेशनल पार्क में 2 हाथियों की मौत हो गई। वहीं इन मौतों पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। 28 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन कोविड के डर के चलते सभी स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। स्कूलों में 50% तक ही छात्र आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के तकरीबन 35% टीचरों की ड्यूटी इलेक्शन में लगाई गई है, जिसका सीधा असर बोर्ड स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी हुआ है। हमारी 50 तक ही पहुंच पा रही है, 50% बच्चे ही आ पा रहे हैं, उससे कम ही कम। और आजकल ऐसा ज़रूर है कि कोई ना कोई बच्चा या उसका परिवार वाला खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित है, जिसके कारण बच्चे पूरे नहीं आ पा रहे हैं। तो जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो पढ़ाई की भी समस्या हो रही है, भौतिक रूप से वो स्टडी उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। और आगे भी खबरें जारी हैं, हर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए। जाएंगे वोट। नतीजों से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान। हरीश रावत बोले, सीएम नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, मेरे पास नहीं है कोई तीसरा विकल्प। मदन कौशिक पर आरोप लगाने वाले संजय गुप्ता पर बैकफुट पर बीजेपी। 10 मार्च तक नहीं होगी कोई कार्रवाई, बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश।
कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद पर हरिद्वार ग्रामीण के आप प्रत्याशी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मेरे घर पहुंचकर की तोड़फोड़, यतीश्वरानंद करा सकता है मेरी हत्या। हरीश रावत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नैनीताल डीएम से मांगी रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने किच्छा कोतवाली में की शिकायत, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को अदालत में पंजीकृत और लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश। कानपुर के बाद उन्नाव में सीएम योगी की जनसभा, अखिलेश पर जमकर बरसे। सिख समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। मुलाकात में बोले पीएम मोदी, देश के लिए गुरुओं ने किया त्याग। कानपुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार। सीएम योगी ने कहा ये लोग संकट में आपके साथ नहीं थे, कोरोना संकट में एसपी बीएसपी कांग्रेस गायब थे। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले डबल इंजन सरकार ने डबल राशन, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज और फ्री वैक्सीन दी। अहमदाबाद ब्लास्ट के जरिए सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मौत की सजा पाने वालों में कई आजमगढ़ के एक आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को सजाए मौत, 11 को उम्र कैद, फांसी की सजा पाने वालों में 8 दोषी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में खुलासा, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की थी साजिश, कोर्ट के फैसले में जिक्र, कहा अच्छे नसीब वाले थे मोदी। नैनीताल हाईकोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को अदालत में पंजीकृत और लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश। करहल में एसपी बघेल में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की जीत देख बौखला गए समाजवादी पार्टी के लोग। करहल में शिवपाल यादव पर सीएम योगी का तंज, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी का हत्था मिला, समाजवादी कुनबे को सिर्फ अपना विकास पसंद। मैनपुरी में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले अब यूपी में दंगा नहीं होता, पहले की सरकारों में दंगाइयों को मिलता था संरक्षण। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने साधा निशाना, बोले 5 साल पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, अब यूपी में दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। करहल में एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा ये दोस्तों नहीं दुश्मनी का लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली, बोले कांग्रेस अब सवाल पूछने लायक नहीं रही, एसपी प्रत्याशी वोट मांगने आए तो उनसे पूछे सवाल। रैली को संबोधित करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए रामलला के दर्शन, रामलला की पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। कानपुर में अखिलेश यादव का रोड शो कर प्रत्याशी के पक्ष में बनाया माहौल। जालौन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पहले 2 चरणों में लगाया शतक, चौथे चरण में लगाएंगे दोहरा शतक। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए, बीजेपी नेता अब सुन पड़ गए, बीजेपी शून्य जा रही है। जालौन में सियासी जमघट, माधोगढ़ में अखिलेश यादव ने की जनसभा, उरई में स्वतंत्र देव सिंह और पुंछ में ओवैसी ने की चुनावी रैली। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभाएं, आलमबाग और राजाजीपुरम में जनसभाओं का आयोजन। झांसी, ललितपुर और रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बांदा, झांसी और जालौन में की चुनावी रैलियां, प्रत्याशियों के पक्ष में बनाया माहौल। कन्नौज में बीजेपी सांसद रवि किशन का चुनावी प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी असिन अरुण के पक्ष में किया रोड शो। उन्नाव में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की जनसभा, प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के हलफनामे पर सवाल, अब्बास पर हलफनामे में झूठी जानकारी देने का आरोप। लखनऊ में कई दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। टिकट कटने पर छलका समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का दर्द, फूट फूट कर रोए अब्दुल समद अंसारी। देवरिया में एसपी प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने मडुआडीह थानाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, एसपी से की एसएचओ को हटाने की मांग। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों में मतदान, अवध पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। नतीजों से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान, हरीश रावत बोले सीएम नहीं बना तो घर बैठ जाऊंगा, मेरे पास नहीं है कोई तीसरा विकल्प। मदन कौशिक पर आरोप लगाने वाले संजय गुप्ता पर बैकफुट पर बीजेपी, 10 मार्च तक नहीं होगी कोई कार्रवाई, बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश।
कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद पर हरिद्वार ग्रामीण के आप प्रत्याशी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मेरे घर पहुंचकर की तोड़फोड़, यतीश्वरानंद करा सकता है मेरी हत्या। हरीश रावत के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नैनीताल डीएम से मांगी रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने किच्छा कोतवाली में की शिकायत, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। नैनीताल हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को अदालत में पंजीकृत और लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश। कानपुर के बाद उन्नाव में सीएम योगी की जनसभा, अखिलेश पर जमकर बरसे। सिख समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। मुलाकात में बोले पीएम मोदी, देश के लिए गुरुओं ने किया त्याग। कानपुर में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर किया प्रहार। सीएम योगी ने कहा ये लोग संकट में आपके साथ नहीं थे, कोरोना संकट में एसपी बीएसपी कांग्रेस गायब थे। सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले डबल इंजन सरकार ने डबल राशन, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज और फ्री वैक्सीन दी। अहमदाबाद ब्लास्ट के जरिए सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा मौत की सजा पाने वालों में कई आजमगढ़ के एक आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 दोषियों को सजाए मौत, 11 को उम्र कैद, फांसी की सजा पाने वालों में 8 दोषी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में खुलासा, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की थी साजिश, कोर्ट के फैसले में जिक्र, कहा अच्छे नसीब वाले थे मोदी। नैनीताल हाई और अब बात करते हैं, वो पढ़ना चाहता था मगर समय की मार ने उसे कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर दिया, पर किस्मत कुछ और चाहती थी। आज मुकेश पराखे एक ट्रेनर और एजुकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी एक खास मिशन के लिए। वो सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने में उनकी मदद करके समाज में उन्हें उनकी जगह दिला रहे हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी, हमारी मिशन पानी की एक रिपोर्ट में। मेरा नाम मुकेश मोतीलाल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्ना भाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति विकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC, स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था। और मोबिलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है, और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया।